यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बीपीएससी टीचर बेस्ट जीके जीएस क्वेश्चन सेट 2023 लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे पर्यावरण से रिलेटेड एमसीक्यू। जो आप लोगों के लिए एक टॉपिक का निर्धारण किया गया है कि पर्यावरण से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो पर्यावरण से एमसीक्यू 100% आएंगे दोस्तों। इसलिए इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते थे उनको लाया गया, और प्रीवियस ईयर जो बीपीएससी में पूछा गया उसको भी हम इसमें शामिल किए हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला जो प्रश्न है कि 13 अगस्त 2022 तक तमिलनाडु से कितने आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? 6, 8, 4, 3। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 4। बात किया जाए, आपको 11 जो रामसर भूमि साइट मिले थे उसमें से तमिलनाडु से 4, उड़ीसा से 3, जम्मू कश्मीर से 2 और मध्य प्रदेश से 1 और महाराष्ट्र से 1 शामिल किया गया है दोस्तों, ये याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि कियोटो प्रोटोकॉल किस सम्मेलन से संबंधित है? परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाना, जलवायु परिवर्तन, कर आश्रय, सीमा पर आतंकवाद। तो इसका राइट आंसर है जलवायु परिवर्तन। कियोटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय समझौता है दोस्तों, जिसमें भारत भी कियोटो प्रोटोकॉल के दूसरे समर्पण काल की पुष्टि किया था। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात जून 2023 में भारत से टकराया जो दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर बना था? कहते विपार, ज्वाय, निसार्गा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विपार ज्वाय। क्या है? विपार ज्वाय। इस चक्रवात को बांग्लादेश ने विपार ज्वाय नाम दिया था, याद रखिएगा। और विपार ज्वाय का शाब्दिक जो अर्थ होता है आपदा या विपत्ति होता है। बात करते हैं विश्व विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो वायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, भूभौतिक के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है। और इसका जो स्थापना हुआ है 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय की बात किया जाए तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया गया है? जोरहाट, गुवाहाटी, जमशेदपुर या रांची। इसका राइट आंसर है जोरहाट। जोरहाट में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया है दोस्तों। हाइड्रोजन के ईंधन के प्रकार, 4 तरह के हाइड्रोजन के ईंधन के प्रकार होते हैं। हरित हाइड्रोजन, भूरी हाइड्रोजन, धूसर हाइड्रोजन और नीली हाइड्रोजन। हरित हाइड्रोजन की बात किया जाए तो यह अक्षय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि का उपयोग करके H2O के विद्युत अपघटन द्वारा निर्मित होती है। दूसरा अगर बात करें भूरी हाइड्रोजन, भूरी हाइड्रोजन जो है दोस्तों इसे कोयले का उपयोग कर उत्पादित किया जाता है। तीसरा जो है धूसर हाइड्रोजन, धूसर हाइड्रोजन की बात किया जाती है इससे उत्सर्जन जारी होने पर प्राकृतिक गैसों का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। चौथा जो है नीली हाइड्रोजन, उत्सर्जन पर कब्जा करने पर प्राकृतिक गैस का उपयोग करके इसका उत्पादन किया जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन के 4 प्रकार। अब अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला जो है प्रश्न कि लॉक गिब्बन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लॉक गिब्बन पर भारत के 4 दिए गए हैं, देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है। भारत के पूर्वोत्तर के लिए अद्वितीय लॉक गिब्बन पृथ्वी पर गिब्बन की 20 प्रजातियों में से एक है। दूसरा कह रहा है कि ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क की स्थापना अफ्रीका के अद्वितीय प्राकृतिक विरासत की सुरक्षा और संरक्षण के मिशन के साथ की गई है। यह हालिया अध्ययन ने आनुवांशिक विश्लेषण के माध्यम से सिद्ध कर दिया है कि भारत में लॉक गिब्बन की केवल एक ही प्रजाति है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 सही है, केवल 1 और 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है, या 1, 2, 3 सही है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों केवल 1 और 3 सही है। माने 1 और आपका पहला और तीसरा सही है कि भारत के पूर्वोत्तर के लिए अद्वितीय हुलुक गिब्बन पृथ्वी पर गिब्बन की 20 प्रजातियों में से एक है दोस्तों, ये सही है। और एक हालिया अध्ययन ने आनुवांशिक विश्लेषण के माध्यम से सिद्ध कर दिया है कि भारत में हुलुक गिब्बन की केवल एक ही प्रजाति है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 2018, 2017, 2020, 2019। इसका राइट आंसर है दोस्तों 2019।
केंद्र सरकार के द्वारा 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि देश में हर संरक्षित वन राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य में कम से कम पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र होना चाहिए। 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आप लोगों का 1 किलोमीटर। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में वन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए एक याचिका में जवाब में यह फैसला किया गया था कि 1 किलोमीटर क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र होना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि पायलट व्हेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो देखते हैं कौन सा गलत है। 2 मौजूद प्रजातियों लंबे पंखे वाली पायलट व्हेल और छोटे पंखे वाली पायलट व्हेल हैं। लंबे पंखे वाले पायलट व्हेल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जल में रहते हैं और छोटे पंखे वाले पायलट व्हेल ठंडे पानी में रहते हैं। IUCN में लंबे पंखे वाले पायलट व्हेल को संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में कम से कम चिंता का विषय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इज द सही है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि गलत कौन है। तो ये आपका गलत जो ऑप्शन है 2 नंबर ये गलत है, बाकी पहला और तीसरा सही है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी विकास लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। लैंगिक समानता, शून्य भूखमरी, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, अंतरिक्ष अनुसंधान। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका अंतरिक्ष अनुसंधान। बात करते हैं सतत अस्थायी विकास लक्ष्य जो 2030 तक प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है, इसमें 17 सतत विकास लक्ष्य शामिल हैं, जिसे आपका ये सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे को अपनाया था, जिसमें 17 लक्ष्य को शामिल रखा गया है, जिसमें लैंगिक समानता, शून्य भूखमरी और अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण ये तीनों शामिल है दोस्तों। बट 17 सतत विकास में अंतरिक्ष अनुसंधान शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन ध्रुवीय संहिता या ध्रुवीय कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो आइए इसका देखते हैं। ध्रुवीय जलधारियों की परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय संहिता कोड है। यह उत्तरी ध्रुव के आसपास के देशों पर ध्रुवीय क्षेत्र में अपने राज्य क्षेत्रों की सीमांकन का समझौता है। यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक देशों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों का समुच्चय है। यह आर्कटिक परिषद के सदस्य देशों के व्यापारिक और सुरक्षा समझौता है। तो इसमें अगर बात किया जाए कौन सा कथन ध्रुवीय कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दोस्तों। ध्रुवीय जलधारियों के परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय संहिता कोड है, यही इसका सर्वोत्तम वर्णन करता है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। 1962, 1972, 1982, 1992। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1972। बात करते हैं इससे रिलेटेड और बहुत सारा अधिनियम है। भारतीय वन अधिनियम, वन अधिनियम, सिर्फ वन्य जीव नहीं, वन अधिनियम जो आपको आया था 1927 में, और जल अधिनियम आया 1974 में, वन संरक्षण अधिनियम आया आपका 1980 में, वायु अधिनियम आया 1981 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया 1986 में, ध्वनि प्रदूषण नियम आया 2000 में, और जैविक विविधता अधिनियम 2002 में आया है। ये भी बातें आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में और कितने रामसर स्थल जोड़े गए हैं। 3, 6, 9, 12। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 6। 2020 में उत्तर प्रदेश में 6 नए रामसर स्थल जोड़े गए। निम्नलिखित में से कहाँ दुनिया के सबसे बड़े सौर पार्क का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। कर्नाटक, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक में सौर पार्क हाल ही में उद्घाटन किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। हाल ही में विलुप्त हो चुकी काली धारियों वाली तितली निम्नलिखित में से किस देश में फिर से प्रकट हुई।
संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, थाईलैंड या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इंग्लैंड। इंग्लैंड में डाउन टू अर्थ, हाल ही में इंग्लैंड में विलुप्त काली धारी वाली तितली का पुनः उद्भव देखा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रसरण, दहन, मंथन। खुले समुद्र में होने वाली तिल रिसाव पर प्रतिक्रिया देने के लिए ऊपर दी गई कितनी विधियों का उपयोग किया जाता है? तो अगर इसका आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि खुले समुद्र में प्रसरण का भी उपयोग किया जाता है, दहन का भी उपयोग किया जाता है और मंथन का। तो इसका सभी तीनों हो जाएगा। इसमें आपका तीसरा नंबर सही हो जाएगा। प्रसरण, दहन, मंथन माने तीनों ऑप्शन, इस माने ये तीनों सही है दोस्तों। माने ये तीनों ही जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। तो ये आपका क्वेश्चन था जो पर्यावरण से रिलेटेड था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।